Dear students, in this lecture we are going to discuss various types of classification systems. Classification, as you all know, that it is the process of classifying the organisms, categorizing the organisms or distributing the organisms on the basis of their similarities and dissimilarities. It is very difficult to study all the life forms present on this earth if we are not going to classify them. Classification system offers an opportunity to all of us to have some idea about the life forms which are placed in a common category. जब भी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बनाए जाते हैं या कोई भी सिस्टम फॉलो किया जाता है तो उसमें कुछ फीचर्स को बेस बनाया जाता है, द फीचर्स ऑफ आवर चॉइस। उन फीचर्स को बेस बनाकर लाइफ फॉर्म्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। मींस द लाइफ फॉर्म्स आर स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स ऑफ आवर चॉइस। और जो ऑर्गेनिजम्स, जो लाइफ फॉर्म्स उन फीचर्स को शेयर करते हैं, मींस दे आर हैविंग द कॉमन फीचर्स अमंग देम, दे आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट शेयरिंग दोज फीचर्स, व्हिच आर नॉट हैविंग दोज फीचर्स कॉमन इन देम, दे आर प्लेस्ड इन अदर कैटेगरीज। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स या कैटेगरीज बन जाते हैं। एक ग्रुप को अगर हम उठाकर उसको स्टडी करना चाहते हैं, देखते हैं, तो वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट ऑल द टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स व्हिच आर प्लेस्ड इन दैट कैटेगरी। तो इसलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम लाइफ फॉर्म्स को स्टडी करने में हमारी बहुत हेल्प करता है और बिल्कुल इजी कर देता है, क्योंकि लाइफ फॉर्म्स इतनी ज़्यादा हैं कि उन्हें एक एक करके स्टडी करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म वन बाय वन। So on the basis of different features, we have different categories of this classification systems. These different types of classification systems that we are going to study in this lecture, they are artificial, natural, phylogenetic and phenetic. Artificial, natural, phylogenetic या phenetic, ये जितने भी systems हैं इनके बारे में हम यहाँ पर एक ब्रीफ आइडिया लेंगे। आपको ये देखना है कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं और इनसे किन्हीं भी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने में कैसे हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम से। दिस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ वन और फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टर्स। इस सिस्टम की खासियत ये है कि इसमें बहुत कम फीचर्स को स्टडी किया जाता है। फ्यू फीचर्स आर टेकन एज बेसिस फॉर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स। सेकेंडली, ये जो फीचर्स सेलेक्ट किए जाते हैं ये सुपरफिशियल फीचर्स होते हैं, यानी कि जिनको आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल आप लीजिए। सपोज हमने दो कैटेगरीज बनाई, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। अब यहाँ पर एक्वेटिक का मतलब है पानी में रहने वाले, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इन द वाटर, एंड टेरेस्ट्रियल मींस द ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव ऑन द लैंड। यहाँ पर आपने फीचर क्या लिया है? यू आर सेलेक्टिंग ए फीचर द टाइप ऑफ हैबिटेट। बहुत इजीली आप देख सकते हो कौन से ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं, यानी कौन से को आप एक्वेटिक कहेंगे और किन को आप टेरेस्ट्रियल कहेंगे। तो इनमें जो सुपरफिशियल कैरेक्टर्स में कोई हैबिटेट हो सकता है, किन्हीं ऑर्गेनिजम्स की हैबिट हो सकती है। जैसे आप क्लासिफाई करें हैबिट के बेस पे कि ऑर्गेनिजम्स एग लेइंग हैं या एग लेइंग नहीं है। जो एग लेइंग है आप उनको ओविपेरस कहें, जो एग लेइंग नहीं है या which give birth to their young ones, they are classified as viviparous. इजीली आप बता सकते हो कौन से एग लेइंग है, कौन से नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम इन विच यू आर कैटेगराइजिंग, क्लासिफाइंग कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को कुछ बेस पर। कुछ ही फीचर्स हमने इसमें लिए हैं। द फीचर्स कैन बी हैबिटेट, हैबिट और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट की हाइट कितनी है, प्लांट में लीव्स किस टाइप की हैं, उनकी कलर कैसा है, ये कुछ सुपरफिशियल जिनको आप बहुत आराम से देख सकते हो। इस आर्टिफिशियल सिस्टम में नाम हम ले सकते हैं एक साइंटिस्ट का,
Theophrastus. According to Theophrastus, the plants he classified all the plants as herbs, means बहुत छोटे हाइट के प्लांट, herbs, shrubs, trees, undershrubs, vines, succulents, aquatic, terrestrial. एंड इन सब में आप देख सकते हो जैसे हर्ब, shrub, trees एंड undershrubs, अगर इनकी बात करें तो ये कैसे प्लांट्स, ये कैसे कैटेगराइज किए गए होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट। बहुत छोटों को हर्ब कहा गया, उनसे थोड़ा सा मीडियम साइज वालों को श्रब्स, अंडर श्रब्स कहा गया होगा, बहुत लंबी हाइट वाले प्लांट्स को ट्रीज कहा गया होगा। तो इसीलिए ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम था जो थियोफ्रास्टस ने सजेस्ट किया था। लेकिन अब आप देखें इस आर्टिफिशियल सिस्टम की बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं। जब आप बात करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, सपोज हमने दो ग्रुप्स बनाए, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। उन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में आप फिश भी रखेंगे, आप उसमें डक भी रख सकते हैं, उसमें आप हो सकता है फ्रॉग रखना चाहें, उसमें आप वेल को रखना चाहेंगे। तो वेल, फिश, स्टार फिश, अगर ये प्योर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जिनको आपने देखा है कि सिर्फ वाटर में ही रह सकते हैं, तो एक आइडिया हमें जरूर मिलता है कि इनका हैबिटेट कॉमन है। लेकिन इस सिस्टम को फॉलो करने में, जिसमें आपने सिर्फ एक या दो फीचर्स कंसीडर किए हैं, उससे वो ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट फीचर्स शेयर करते हैं, मींस जिनका आपस में कोई भी नेचुरल एफिनिटी नहीं है, जिनके फीचर्स इंटरनल, एक्सटर्नल टोटली डिफरेंट फीचर्स हैं, वो भी एक कैटेगरी में रख दिए गए। सपोज हम बात करते हैं कि द ऑर्गेनिजम्स विच कैन फ्लाई, तो फ्लाई में आप बैट की बात भी कर सकते हैं जो एक मैमल है, और उसमें आप बर्ड्स को भी आप रखेंगे जो अलग कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बर्ड एंड बैट दे आर टोटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, दैट्स व्हाई इसमें इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही रही कि अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। उनकी नेचुरल एफिनिटीज नहीं है आपस में, फिर भी एक जगह पे रखे गए थे। इसके बाद बात करते हैं नेचुरल सिस्टम की। नेचुरल सिस्टम में जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि एक या दो फीचर्स की हम बात करते हैं, लेकिन नेचुरल सिस्टम में there are number of characters which are studied, and on the basis of these characters the organisms are placed in different categories like morphological, cytological, genetics, and the reproductive parts. These different types of characters are considered while classifying the organisms, and such type of system in which a large number of characters are studied to group the organisms, such a system is known as natural system of classification. इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें हैबिटेट्स को कंसीडर नहीं किया जाता है, या हैबिट्स की हम बात नहीं करते। हैबिटेट्स या हैबिट्स की अगर आप बात करोगे तो वो एनवायरनमेंट से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर नॉट कंसीडर्ड इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैन बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, दे आर नॉट स्टेबल। इसीलिए नेचुरल सिस्टम में हम क्या कहेंगे, नेचुरल सिस्टम इज द सिस्टम in which a large number of those characters are studied which are nearly permanent, which are not influenced by environmental factors. And इस natural system में हम नाम लेते हैं, सबसे पहले जिन्होंने इस सिस्टम को के ऊपर वर्क किया था, he was Linnaeus. Linnaeus proposed this system of natural classification, and then a well-recognized work by Bentham and Hooker in 1883. Bentham and Hooker, these are the scientists which worked on this natural classification system. Their work was, or their data was based on working on the higher plants, and they published their work in a book which is known as Genera Planetarum. This Genera Planetarum, this book
was given by Bentham and Hooker, in which the plants were classified on different types of permanent characters. Now if we are going to differentiate between these two systems, अगर आप थोड़ा सा इनमें डिफरेंस करना चाहें तो आप सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम कुछ फीचर्स के बेस पे बनाया जाता है, फॉलो किया जाता है, जबकि नेचुरल सिस्टम में बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. इसमें वेजिटेटिव फीचर्स भी ले लिए जाते हैं. मींस इन आर्टिफिशियल सिस्टम द वेजिटेटिव फीचर्स आर also considered while classifying the organisms, but in natural system vegetative characters are not considered because they are easily influenced by the change in environment. तो यहाँ पे permanent characters को study किया जाता है. इस artificial system में आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं because they are just on the basis of some superficial features. That's why unrelated organisms are also placed in a common group. They are not showing any natural affinity, but क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे permanent features वाले characters को जब आप लेकर बेस बनाकर कैटेगराइज करते हैं तो क्या होगा कि the organisms which are categorized, which are placed in a common group, they show natural affinity between them. आपस में वो natural affinity show करते हैं, closeness show करते हैं. तो ये ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है बजाय आर्टिफिशियल सिस्टम के. ओके, सो दिस इज द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम. नाउ लेट्स कंसीडर द फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम. फाइलोजेनी मींस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. इवोल्यूशन मींस कि एक आइडिया ले सकते हैं आप कि ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स किस तरह के रहे होंगे, तो उन पीछे की जो बैक हिस्ट्री है उसको भी ट्रेस आउट किया जाना चाहिए. उनके बैक फीचर्स में मतलब उनके जो एंसेस्टर्स में जो फीचर्स रहे हैं उनको भी स्टडी किया जाए और उन फीचर्स को स्टडी करके ऑर्गेनिजम्स को आज जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं क्लासिफाई तो हम उन्हें करेंगे. उन ऑर्गेनिजम्स की जो रिलेशन है, उनकी एफिनिटी है, वो उनके एंसेस्टर्स से भी लिंक करके और फिर अगर आप क्लासिफाई करते हैं तब आप इसे कहते हैं phylogenetic type of classification system. It can be defined as when the natural history or evolutionary history of the organisms is considered or it is made a base for classifying or categorizing the organisms. That type of classification system is known as phylogenetic type of classification system. यहाँ पर जो आपको फीचर्स चाहिए या क्योंकि इसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली व्हाट वी नीड इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम इट इज द फॉसिल्स. इसमें हमें फॉसिल्स चाहिए होंगे क्योंकि एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को अगर आप ट्रेस आउट करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ आपकी फॉसिल्स मदद करते हैं. लेकिन इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि फॉसिल्स सभी ऑर्गेनिजम्स के अवेलेबल नहीं होते हैं. ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हैविंग fossils of their ancestors. This is the first drawback. Second, क्योंकि fossils जो होते हैं वो पूरे बॉडी के नहीं मिलते हैं. Sometimes we get part of leaf or if eggs हो सकते हैं किसी organisms के या उनके impressions हो सकते हैं. तो पूरा पार्ट नहीं मिलने से आप उसके characters को आप easily study नहीं कर सकते. So, because the fossils are not helping us to get the complete record of their ancestral body, so they are not helping us in actual manner to finding out the affinity with the past and present organisms. उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी लाइफ फॉर्म्स हैं जिनके पास प्रिमिटिव और एडवांस्ड फीचर्स भी हैं. प्रिमिटिव मीन्स अगर हम माने कि वो एंसेस्टर्स से मिले होंगे और वो कंटिन्यू होते आ रहे हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स टाइम के साथ इवोल्यूशनरी फेज में बदल भी जाते हैं तो एडवांस फीचर भी होते हैं. इससे दोनों टाइप के फीचर्स एक ऑर्गेनिज्म में होने से हम आइडिया नहीं लगा सकते कि ये कितना प्रिमिटिव है क्योंकि वो प्रिमिटिव और जो एडवांस फीचर दोनों ही फीचर्स उसके पास उस वक्त होते हैं. ओके
सो दिस फॉसिल विच आर, एंड एक पॉइंट और आप इसमें दे सकते हो कि फॉसिल्स आर नॉट डिस्कवर्ड फॉर मैनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके एंसेस्टर्स का डाटा ही नहीं है, फॉसिल्स ही नहीं है। तो उस केस में आप अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो अलग अलग ग्रुप्स में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के रेफरेंस में, तो आप कैसे करोगे जब आपके पास उनका एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। इसके बाद है फेनेटिक टाइप ऑफ फेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। फेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, it is based on studying of the features which are present in the living organisms। यहाँ तो हमने कहा कि फॉसिल्स की बात कर रहे हैं या एंसेस्टर्स को, यानी जो पास्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही स्टडी करेंगे, जैसे यहाँ पे करते हैं या यहाँ पे। लेकिन ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स होंगे उनमें अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स, जैसे इट कैन बी द साइटोलॉजिकल स्टडी, एम्ब्रियोलॉजी, द केमिकल और द biochemical studies and the morphological studies. All these characters are considered in this type of system, phonetic system. Phonetic system बनाने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में जब आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हो, उनका डाटा तैयार करते हैं, तो उसमें कुछ खास प्रोसीजर्स होते हैं। दिस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स studying the characters of organisms, a vast type of or a number of features are actually considered in classifying organisms in this system। तो जब आप characters को study कर रहे होते हैं तो उसमें उन organisms के जो features हमने लिए हैं, जिनको हम बेस बना रहे हैं, उनको कुछ कोड्स दिए जाते हैं, और उन कोड्स को जिसको आप डाटा के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, उन डाटा को आप कंप्यूटर्स में फीड करते हैं, या सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे एनालाइज करने में। हर कैरेक्टर, इसकी बहुत एक इम्पोर्टेंट बात यह है, इसमें हर कैरेक्टर को वेटेज दी जाती है। ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज गिवन वेटेज इन दिस फेनेटिक सिस्टम, एंड each character is given plus or minus sign। मीन्स अगर वो कैरेक्टर उसमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में है तो आप उसको प्लस लिखेंगे, नहीं है तो आप उसको रिकॉर्ड जरूर करेंगे कि इसमें नहीं है, और माइनस लिख देते हैं। तो ऐसे प्लस माइनस करने के बाद जब आपके पास बहुत सारा डाटा ऐसे इकट्ठा हो जाता है, देन द स्टैटिस्टिकल स्टडीज आर परफॉर्म्ड, कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड सो एज टू एनालाइज the organisms in a correct way and so as to place them correctly in different types of groups। okay, so numerical taxonomy इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें statistics का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कैलकुलेशन वर्क किया जाता है। कैलकुलेशन किस बेस पे करोगे कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया है वो डाटा कैसा है, कैरेक्टर्स हैं या नहीं है, प्लस या माइनस, आपको कुछ कोड्स देके उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। इसके बाद है जो इस फेनेटिक सिस्टम में क्लासिफिकेशन में मदद करता है वो है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो वर्ड जब आता है तो हम सेल की बात करते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स सेलुलर स्टडीज, और एक सेल में आप क्या स्टडी कर सकते हैं, एक सेल में उसके ऑर्गेनेलीज होते हैं, एक सेल में क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, क्रोमोसोम की शेप कैसी है, क्रोमोसोम का नंबर कितना है। ओके, तो सच टाइप ऑफ स्टडीज विच आर बेस्ड ऑन द सेलुलर फीचर्स, एक सेल के अंदर क्या चल रहा है, उन फीचर्स को जब आप बेस बनाते हो तो ऐसे प्रोसेस को आप बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स ऑल द प्रोसीजर्स व्हिच इन्वॉल्व्स सेलुलर स्टडीज। एंड द लास्ट इज कीमोटैक्सोनॉमी। यहाँ पे हम बायोकेमिकल स्टडीज की बात करते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर
लाइफ फॉर्म में कौन से केमिकल सीक्रेट होते हैं, उसकी बॉडी में कौन से एंजाइम्स हैं, कौन से हार्मोन्स उसकी बॉडी से सीक्रेट होते हैं, कौन से टाइप के प्रोटीन्स हैं, कौन से अमीनो एसिड्स हैं, जितने भी उसके अंदर बायोकेमिकल्स हैं, उन सबको बेस बनाकर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। तो साइटोटैक्सोनॉमी में हम सेलुलर स्टडी करते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी में हम वो कैरेक्टर्स लेते हैं जिसमें आप बायोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, केमिकल्स को स्टडी कर रहे हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आप डाटा बनाते हो, कोड देते हो कैरेक्टर्स को, हर कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर कोड देकर उसे फीड करते हैं। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जाती है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर्स or the sophisticated calculating machines, so that we can have some idea where we have to place the organisms. So these are the 4 types of classification systems. हमने पढ़ा कि इसमें बहुत कम फीचर्स होते हैं जो आपस में और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो रिलेटेड ही नहीं है उनको एक जगह रख देते हैं। नेचुरल में फायदा ये है कि बहुत सारे फीचर्स इकट्ठे स्टडी किए गए, तो उससे फायदा ये मिलता है कि नेचुरल एफिनिटी वाले ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे रखे जाते हैं। फाइलोजेनेटिक भी एक सिस्टम ऐसा है जिसमें नेचुरल हिस्ट्री जिनकी आपस में मैच करती है, एंसेस्टर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन क्योंकि इसमें डाटा पूरी तरीके से हम तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एंसेस्टरल रिकॉर्ड जिनके हमें नहीं मिल पाते, तो यहाँ पर लिमिटेशंस बहुत हैं इस सिस्टम की। अदरवाइज नेचुरल एफिनिटीज यहाँ पर भी मतलब रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स तो यहाँ पर भी प्लेस किए जाते हैं, लेकिन वो उनके लिए कंप्लीट डाटा हमारे पास कभी तैयार नहीं हो पाता। जबकि यहाँ पर फेनेटिक सिस्टम में क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स को इकट्ठा स्टडी किया गया है, जिसमें उसका सेल भी है, उसमें केमिकल्स भी हैं, उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी हैं, तो वो सारे कैरेक्टर्स को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे लिए ये और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता है कि किस ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे रखा जाए। So I hope these 4 types of classification systems are clear to you.